लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर जिन लड्डुओं का इस्तेमाल हो रहा था, क्या उनमें जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और मछली का तेल मिलाया गया था? क्योंकि आज पूरे देश के हिंदू ये जानना चाहते हैं और नई जानकारी जब से उन्हें मिली है तब से हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। एनिमल का मतलब है पशु मांस और टेलो का मतलब है फैट यानी वसा, और इस तरह एनिमल टेलो का अर्थ हुआ कि जिस घी से तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे उनमें जानवरों के फैट के अंश मौजूद थे और इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है, यानी फिश ऑयल के अंश भी इस घी में हो सकते हैं, और ये सारी बातें बहुत चौंकाने वाली है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो बड़ी मात्रा में, अगर गाय को केमिकल्स दिए गए हों या फिर गाय कुपोषित हो और ऐसी गाय के दूध से बना हुआ घी अगर इस प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश तब पहुंच सकते हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि यह इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस गाय के दूध से वो घी तैयार हुआ है और उस गाय के खाने में उस गाय को किस तरह का खाना दिया गया है, या उस गाय को कोई खास तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किन चीजों के अंश ज्यादा हैं, क्या कहीं उनमें केमिकल्स तो नहीं है, क्या उनमें किसी दूसरी तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं क्या वो बड़ी मात्रा में तो उस गाय को नहीं खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब इस तरह की रिपोर्ट तब भी आ सकती है। और अभी मेरे हाथ में उस लैब रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें यह बताया गया है कि यह घी नकली हो सकता है और इस घी का जो सैंपल है उसे लैब में भेजा गया था ताकि इसकी जांच हो सके। और आपकी स्क्रीन पर भी जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें जो फॉरेन फैट पाया गया है, फैट के जो अंश हैं कहां कहां से आए हो सकते हैं, सोयाबीन से, सनफ्लावर, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, लेकिन कॉटन सीड के बाद अगर आप देखें तो फिश ऑयल लिखा हुआ है यानी मछली का तेल। इसके बाद अगर आप देखेंगे पाम ऑयल लिखा हुआ है और फिर लिखा है बीफ टेलो और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है लार्ड। ये सब आपकी स्क्रीन पर है और ये इसी तरफ इशारा करता है कि हो सकता है ये घी मिलावटी हो और इस घी में फिश ऑयल का प्रयोग किया गया होगा और लार्ड का यानी एनिमल फैट का प्रयोग हो सकता है किया गया हो। बाकी चीजों के अलावा इस मामले में भी तिरुपति मंदिर को हर साल जो लगभग 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिलता है, दान मिलता है, उनमें से लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए लड्डुओं के उस प्रसाद को बेचकर आते हैं जिनमें अब मिलावट होने के आरोप लग रहे हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि जो 500 करोड़ रुपए के लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों को दिए गए, वितरित किए गए, उनमें जानवरों की चर्बी और उनका फैट होने की आशंका जताई जा रही है। और इसके लिए जो पिछली सरकार है उसे ज्यादा दोषी इसलिए माना जाएगा क्योंकि इस मंदिर से इस सरकार को भी हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे। 18 सितंबर को बिहार के नवादा जिले में एक बड़ी घटना हुई जिसमें कुछ लोगों ने महादलितों के एक टोले पर हमला करके उनके कुछ मकानों में आग लगा दी। और जैसे ही यह खबर दिल्ली में बैठे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को मिली और उन्हें यह पता चला कि पीड़ित पक्ष की जाति महादलित है, तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। क्योंकि आजकल
विपक्ष के नेताओं को, खास तौर पर जो दिल्ली में बैठे विपक्ष के नेता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दलित की राजनीति करके फायदा ही फायदा है। और लगभग सभी विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि महादलितों पर दबंगों ने अत्याचार किया है। लेकिन आज हम आपको पूरी बात सही सही बताएंगे। इसमें ब्लैक और व्हाइट करके जो झूठ है वो भी बताएंगे, जो सच है वो भी बताएंगे। इसलिए अभी तक जो आपको पता चला है वो पूरी तरह सत्य नहीं है। लेकिन आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो दबंग हैं, जिन पर आरोप लग रहा है कि इन दबंगों ने दलितों पर अत्याचार किया है, उनके घरों में आग लगा दी है, ये दबंग हैं कौन? जरा इन दबंगों की तस्वीर तो देख लीजिए। तो देखिए, आपको उस दबंग की तस्वीर दिखाते हैं। इस दबंग का नाम है नंदू पासवान और ये खुद एक दलित है। और इसी दलित और गरीब व्यक्ति पर आरोप है कि वो एक दबंग है और इस दबंग ने महादलितों की बस्ती को जला दिया। और आज दिन भर हमारे देश के विपक्षी नेता इसी व्यक्ति को दबंग बताकर महादलितों की बस्ती पर हुए हमलों को लेकर लगातार राजनीति करते रहे और कहते रहे कि इस देश में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अब सुरक्षित नहीं है। अब मैं आपको हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर क्या लिखा है, उनके लिए जाति कितनी महत्वपूर्ण है, यह मैं आपको यहां पॉइंट हमारा यह है कि ये भारत के नागरिक हैं, भारत के वोटर हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है कि इनकी जाति क्या है। जरा देखिए, ये राहुल गांधी का पोस्ट है सोशल मीडिया पर। यहां भी सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो महादलित पर दिया गया है। नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना, बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से फिर आगे वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस है जाति पर। अब जरा मायावती को देखिए, यहां भी जो पूरा फोकस है वो है दबंग और दलितों पर। ये दबंग और दलितों की लड़ाई है, ऐसा मायावती बताने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको एक दो पोस्ट दिखाता हूं। ये कांग्रेस पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी महादलित पर बड़ा जोर दिया है। हर जगह ये सारी जो राजनीति हो रही है ये दलितों पर और महादलित पर हो रही है। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वहां भी सारा फोकस दलितों पर है। और ये सारे विपक्ष के नेता इसलिए भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव, उन्होंने भी दलित और पिछड़ा वर्ग, इस पर पूरा फोकस किया है। ये सारे विपक्ष के जो नेता हैं, ये असल में इस पूरे मुद्दे को उठाने के पीछे दो कारण हैं। एक, इनमें जिन लोगों के घर जलाए गए वो दलित हैं, और दूसरा, बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार बीजेपी को केंद्र में समर्थन दे रहे हैं, इसलिए पूरा फोकस बिहार की कानून व्यवस्था पर है और दलितों पर है। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं। लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है, जबकि यादव समुदाय की आबादी 14.2% है। और बिहार में मुसलमान यादव समुदाय से ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री तो यादव बनते हैं। मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से आरजेडी की सरकार में कभी यादव जाति के लोगों से ज्यादा हक नहीं मिलता। आज बिहार के मुसलमानों को यह बात पूछनी चाहिए आरजेडी के लोगों से, विपक्ष के बाकी नेताओं से, कि अगर उनकी संख्या यादवों से ज्यादा है बिहार में, तो फिर अगला मुख्यमंत्री एक मुस्लिम होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर जो सरकार बनेगी उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी उनकी संख्या के हिसाब से होना चाहिए, जो कि यादवों से ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में जातियों की राजनीति इस तरह से होती है कि सबको गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और इस बात को आप इन बयानों से आज समझ सकते हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं ने नवादा की इस घटना को जातिगत मामला बनाकर देश के सामने एक बार फिर दलितों की राजनीति करने की कोशिश की है। जैसे मैं सब पार्टियों के बारे में बताता हूं आपको। बीजेपी का वादा है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है।
बीजेपी ने वादा किया है कि वो सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की मदद देगी। यानी हर महिला को घर बैठे 2100 रुपए मिलेंगे अगर बीजेपी की सरकार आई। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गांव में रहने वाली, कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। सभी हरियाणा के अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सबको, जितने भी हरियाणा में जो युवा अग्निवीर बनेंगे उन सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। महिला गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। शहरों और गांवों में लोगों को 5 लाख मुफ्त सरकारी मकान दिए जाएंगे। ये तो बीजेपी के वादे हैं। अब देखिए कांग्रेस के वादे। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देगी। यानी बीजेपी जो है वो 2100 रुपए दे रही है और कांग्रेस 2000 रुपए दे रही है। तो कांग्रेस बीजेपी से 100 रुपए कम दे रही है। महिलाओं को 500 रुपए में रसोई का गैस सिलेंडर मिलेगा, यह भी उतना ही है जो बीजेपी दे रही है। हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी होगी। गरीबों को 100 गज का एक मुफ्त प्लॉट मिलेगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन और किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद की लीगल गारंटी। और कांग्रेस ने यह वादा भी किया कि वो सरकार बनते ही हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाएगी और ओबीसी समुदाय में क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख रुपए की आय से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देगी। यानी जो 10 लाख रुपए तक कमाता है वो क्रीमी लेयर में उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि वो स्कूटी और बाइक को टैक्स फ्री कर देगी और दूसरी योजनाओं पर भी मुफ्त के कई लाभ देगी। हरियाणा पर 3,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका मतलब यह है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति पर 1,12,000 रुपए का कर्ज है। और इतना कर्ज होने के बावजूद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां आपको मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त स्कूटी, घर और इलाज सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। कोई प्लॉट दे रहा है, कोई मकान दे रहा है। यह मुफ्त की राजनीति वाला जो मॉडल है, यह अभी चुनाव तो जिता सकता है, लेकिन यह हरियाणा की आर्थिक तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। लेबनान के 55 लाख लोगों को अब यह समझ में ही नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां। घर में रहेंगे तो उनके पेजर में ब्लास्ट होगा, मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो जाएगा। घर के बाहर जाएंगे तो कार के रेडियो में ब्लास्ट हो जाएगा, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो जाएगा, स्कूटर में ब्लास्ट हो जाएगा। हर जगह मौत उनका पीछा कर रही है, चाहे वो घर में रहें या बाहर। सबसे पहले 17 सितंबर को लेबनान में उन पेजर्स में धमाका हुआ जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन आतंकवादियों ने इन पेजर्स को खुले इलाकों में फेंक दिया, इसके बाद 18 सितंबर को चलती गाड़ी के रेडियो में, वॉकी टॉकीज में, लैपटॉप्स में, सोलर प्लांट्स के सिस्टम्स में और घरों के अंदर धमाके होने शुरू हो गए। अब जब लोग डर की वजह से अपने घरों में भी अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो आज इजराइल ने लेबनान पर एक मिसाइल अटैक कर दिया। और इन हमलों के बाद लेबनान के 55 लाख लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। घर में रहें तो वहां भी मौत इंतजार कर रही है और बाहर जाते हैं तो मिसाइल अटैक हो जाता है। और अब आपको आज से चेन्नई में शुरू हुई भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बारे में बताते हैं, जिसमें मानवता का भी एक टेस्ट हुआ। लेकिन बीसीसीआई और हमारी क्रिकेट टीम मानवता के इस टेस्ट मैच में बुरी तरह से हार गई। आज आप इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिनमें पहली तस्वीर अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान से हुए मैच की है, जिसमें हमारी क्रिकेट टीम ने अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान को अपना समर्थन दिया था और वो अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर झुककर उन्होंने ये समर्थन दिया था। दूसरी तस्वीर आज की है जब भारत की टीम ने बांग्लादेश के साथ मैच खेलते हुए वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं जताया, क्योंकि शायद बीसीसीआई के लिए बांग्लादेश में हिंदू लाइव्स मैटर नहीं करती। दफ्तरों में लंच ले जाना हो या स्कूल में टिफिन ले जाना हो, हमारे देश में लाखों घरों की रसोई में टपरवेयर का कोई ना कोई एयर टाइट बर्तन या कंटेनर मिल ही जाता है। खाने को देर तक ताजा रखने के लिए जिस टिफिन का आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने वाली मशहूर अमेरिकी कंपनी टपरवेयर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। वर्ष 2022 से ही यह कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके बाद अब यह कंपनी दिवालिया हो गई। 1946 में अर्ल टपर नाम के एक केमिस्ट ने पहली बार प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बे दुनिया के सामने पेश किए थे।
और समय के साथ साथ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने मशहूर हुए कि आज दुनिया के लगभग 70 देशों में इनके डब्बे और इनके अन्य प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंपनी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2020 में अमेरिकी एजेंसी नासा ने भी अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर फल और सब्जियां उगाने के लिए एक खास तरह का डिवाइस बनाने का पेटेंट इसी कंपनी को दिया था।